is Atifa and welcome to Knowledge is Power. This is Class 8 Geography, Chapter number 2, Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources video. तो आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे। इस लेसन की पार्ट 3 करेंगे और पार्ट 3 लेसन की टॉपिक का नेम क्या है? तो इसका नेम है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल्स एंड कंजर्वेशन मेजर्स। क्या है? डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल्स एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग को देखना है कि डिग्रेडेशन रेट को कम कैसे करेंगे, सॉइल की डिग्रेडेशन रेट को कम कैसे करेंगे और सॉइल को कंजर्व कैसे करेंगे। फैक्टर्स जो डिग्रेड करते हैं सॉइल को, वो है डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स। देखिए फ्रेंड्स, डिग्रेडेशन मीन्स होता है ना कि नुकसान पहुंचाना, किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना। वाई यू डिग्रेड हिम है ना, तो वाई डिग्रेड का मतलब यही होता है नुकसान पहुंचाना। तो जो फैक्टर्स है जो सॉइल को डिग्रेड करते हैं वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? सॉरी फ्रेंड्स फॉर दिस नॉइज ऑफ व्हीकल्स, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। डिफॉरेस्टेशन जो है ना वो 2 भाग में डिवाइडेड है, 2 वर्ड से। डी प्लस फॉरेस्ट अगर हम लोग बात करें, डी फॉरेस्ट, तो डी मीन्स कट करना और फॉरेस्ट को कट करना मीन्स फॉरेस्ट को हम लोग कट कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको सॉइल्स में बताया था ना, सॉइल्स पार्ट 2 में बताया था मैंने सॉरी फ्रेंड्स पार्ट 2 में मैंने आप लोग को बताया था कि ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने से सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो चल जाता है ना। तो उसी तरीके से हम लोग सोच रहे हैं कि और ज़्यादा फर्टिलिटी डालें सॉइल को, और मतलब कि जितना लालच करोगे उतना भुगतोगे। लालच करोगे तो ये नहीं है ना कि आपको पूरा फल मिल जाएगा, पूरा आंसर मिल जाएगा, पूरा अच्छे तरीके से आपको फ़ायदा ही होगा। नहीं, लालच करने से जितना आपको मिलता है ना, मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फर्टिलिटी चल जाती है। आप लालच कर रहे हो कि मैं फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड से तो सॉइल की फर्टिलिटी और इंक्रीज होती है, लेकिन अगर मैं ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स तो और डाल दूँ तो और मज़ा आएगा, तब तो है ना, और मतलब कि सॉइल फर्टाइल हो जाएगा। बट दिस थिंग्स आर रॉन्ग, ये रॉन्ग है। अगर आप डालते हो और ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और ज़्यादा फर्टिलाइजर्स तो नुकसान कर सकता है और रेन वॉश होने के कारण लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स आने के कारण भी हो सकती है। लैंडस्लाइड आ जाती है। लैंडस्लाइड्स क्या समझते हो? लैंडस्लाइड्स 2 वर्ड से बने हुए हैं, लैंड प्लस स्लाइड। लैंडस्लाइड, तो ये एक हो गया लैंड और एक हो गया स्लाइड। तो ये जो लैंड है ना, जब स्लाइड कर जाती है मतलब नीचे गिर जाती है, तभी हम उससे कहते हैं लैंड स्लाइड। ओके फ्रेंड्स, लैंड स्लाइड कहते हैं। फ्लड्स आने के कारण भी हो जाता है। फ्लड्स मीन्स आप जानते ही होंगे बाढ़। फ्लड्स का मतलब होता है बाढ़। मुझे इसकी कलर चेंज करनी होगी, मुझे इसकी कलर अच्छी नहीं लग रही। अच्छा, सब मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। हम लोग ने देखा कि डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है सॉइल का। अब हम इसे कंजर्व कैसे करें भाई? सॉइल को कंजर्व भी करना चाहिए, तो कैसे करेंगे सॉइल को कंजर्व? तो देखते हैं। पहला जो कंजर्व करना है, सॉइल को कंजर्व करने का जो पहला मेथड्स है, फर्स्ट मेथड्स इज द बेयर ग्राउंड between plant is covered with a thin layer of organic matter like a straw. It is a retain soil moisture. मतलब कि सीधे शब्दों में समझो, स्ट्रॉ ये सब मत समझो, पहले सीधे शब्दों में समझो पहले, फिर मैं इसे समझाऊंगी। ये क्या है कि ग्राउंड रहती है और उस ग्राउंड पे चारों तरफ पेड़ लगा दी जाती है, फिर उससे क्या होता है, सॉइल के मॉइस्चर रिटेन हो जाते हैं। ठीक है। सेकेंड है कॉन्टूर बैरियर्स। इसमें क्या है, जो स्टोन्स, ग्रासेस, सॉइल्स, ये सब की मदद से बैरियर्स बनाए जाते हैं। कॉन्टूर्स के अलॉन्ग में बैरियर्स बनाए जाते हैं और ट्रेंचेस भी बनाए जाते हैं। किसमें कहाँ ट्रेंचेस बनाए जाते हैं? बैरियर्स के फ्रंट ऑफ में ट्रेंचेस बनाए जाते हैं। किस लिए बनाए जाते हैं? टू कलेक्ट वाटर को कलेक्ट करने के लिए। अब है हमारा रॉक डैम। अब हमारा रॉक डैम है, तो रॉक्स में डैम में क्या है कि रॉक्स जो है ना, जैसे कि मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ,
रॉक्स रखे जाते हैं कि वाटर ज़्यादा मतलब नीचे बह ना जाए, ऐसे वाटर आएगी फ्लो ऐसे नीचे तो नहीं जाएगी, ज़्यादा हवा ज़्यादा रहेगी तभी ना जाएगी, तो ये वाटर का फ्लो रोकने के लिए ये होता है। चौथा जो है वो है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग, ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स ऑफ टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप सो दैट द फ्लैट सर्फेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप, दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। ऐसे बना दिए जाते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, इसमें फार्मिंग से लेना देना होता है। इसमें क्या है, टेरेसेस ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स के टेरेसेस बनाए जाते हैं स्टीप स्लोप्स की तरह, ताकि जो पानी का बहाव आए, और यहाँ पे क्रॉप्स लगा दिए जाते हैं तो पानी आराम से क्रॉप्स पे चल जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं टेरेस फार्मिंग। इंटरक्रॉपिंग, बहुत सारी क्रॉप्स अल्टरनेट रो किए जाते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये बीट का लगाएंगे, फिर अपना लगाएंगे पल्सेस, फिर बीट, फिर पल्सेस, फिर बीट, फिर पल्सेस, अल्टरनेटिंग वो करते रहते हैं डिफरेंट टाइम्स पे, डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करते हैं टू प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम द रेन वाश होने से प्रोटेक्ट करते हैं। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, रेन वाश होने से प्रोटेक्ट होता है। अब एक कॉन्टूर प्लॉफिंग। कॉन्टूर प्लॉफिंग क्या है, प्लॉफिंग किया जाता है, पैरेलल प्लॉइंग किया जाता है। पैरेलल समझे ना, मैं आपको ऐसे नहीं ऐसे वाला पैरेलल बताती हूँ। ये कौन सा पैरेलल हुआ, ये एक दूसरे का पैरेलल हो गया, और ये भी एक दूसरे का पैरेलल होता है, तो ये पैरेलल को हम लोग कहेंगे, ये वाले देखिए ये भी एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन इस पैरेलल को हम लोग कहेंगे हॉरिजॉन्टल, और इस पैरेलल को हम लोग कहेंगे वर्टिकल पैरेलल। सो पैरेलल टू प्रकार, पैरेलल क्या हो गया, वो टू टाइप्स के हो गए ना। मैं अभी क्या आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं अभी आपके पैरेलल आए। पैरेलल इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। तो हम लोग उसे छोड़ते हैं, पहले इंटरक्रॉपिंग पे आओ, कंटूर प्लॉफिंग पे आना है ना, कंटूर प्लॉफिंग पे आना है। इसमें प्लॉइंग जो है ना वो पैरेलल किया जाता है, जो हिल स्लोप होते हैं ना उसमें पैरेलल कंटूर प्लॉफिंग किया जाता है, ताकि नेचुरल बैरियर में, ताकि वाटर जो है ना वो फ्लो कर सके स्लोप्स में, ऐसे फ्लो कर सके इस तरीके से। तो प्लॉइंग पैरेलल टू द कंटूर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर। अच्छा, अब हमारा शेल्टर बेल्ट्स, ये जो शेल्टर बेल्ट्स है ये इम्पॉर्टेंट है। मतलब इंटरक्रॉपिंग और टेरेस फार्मिंग उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अधिकतर लोग नहीं करते, मतलब करते तो है लेकिन अधिकतर नहीं करते हैं। शेल्टर बेल्ट्स, अब हम लोग बात करेंगे शेल्टर बेल्ट्स की। तो शेल्टर बेल्ट्स क्या है, इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स, कोस्टल और ड्राई रीजन्स में ये होता है शेल्टर बेल्ट्स कोस्टल और ड्राई रीजन्स में होता है। इसमें क्या है, ट्रीज़ को ऐसे रोज़ में लगा दिए जाते हैं, इस तरीके से रोज़ में ट्रीज़ को लगा दिए जाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे ट्रीज़ रहेंगी, बहुत सारे ट्रीज़ रहेंगे, रोज़ में लगा दिए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं फ्रेंड्स, ताकि विंड की मूवमेंट को चेक कर सके, लगाएंगे तब ना पता चल जाएगा, विंड फ्लो करेगी, पेड़ कैसे हिल रहा है, कितना हिल रहा है, उससे पता चल जाएगा विंड की मूवमेंट। और विंड की मूवमेंट प्रोटेक्ट कर जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम लोग सॉइल के कवर को प्रोटेक्ट कर सकें। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वाटर। अब हम लोग वाटर को पढ़ेंगे फ्रेंड्स, वाटर को देखते हैं, वाटर क्या है। वाटर, इट इज़ अ विटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या है, वाटर है हमारा विटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विटल मीन्स इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है। ये नेचुरल रिसोर्सेज है बट लेकिन ये रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल मीन्स ये ख़त्म होने की संभावना है, मतलब वो अनलिमिटेड नहीं मिलेगी। ऐसे सन की हीट है वो अनलिमिटेड मिलेगी, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, जब दुनिया ख़त्म होगी तभी होगी, तो वो ख़त्म होने वाली नहीं है, वो अनलिमिटेड है, वो नॉन रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल उसे कहते हैं, और इसे कहते हैं रिन्यूएबल। अच्छा, विटल मीन्स इम्पॉर्टेंट तो है, पता है ना, मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, विटल उसमें लिख के मैं इरेज कर दूँगी, विटल इम्पॉर्टेंट, ओके, विटल मीन्स इम्पॉर्टेंट। अब है
Fresh water accounts for only about 2.7%. Nearly 70% of this occur as ice sheets, and glaciers in Antarctica, Greenland and mountainous regions are inaccessible. कह रहा है कि फ्रेश वाटर है ना वो 2.7% है. फ्रेश वाटर कितने हैं? वो 2.7% ठीक है. फ्रेश वाटर 2%, लेकिन उसमें से वो क्या है, वो जो है ना वो आइस शीट्स के फॉर्म में, वो किसके फॉर्म में है? आइस शीट्स के फॉर्म में है, ग्लेशियर्स के फॉर्म में है, अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में. तो वो हम लोग तो पी नहीं सकते, इसीलिए हार्डली 1% है जो हमारे लिए फिट है, हमारे लिए एंड आवर यूजेस. ठीक है. और ये सारे कहाँ फाउंड होंगे? ये सारे जो इम्पोर्टेंट ये वाटर्स हम लोग को कहाँ फाउंड होंगे? ये हम लोग को ग्राउंड वाटर, हम लोग को ग्राउंड के नीचे मिलेगा, एज सरफेस वाटर रिवर्स में मिलेगा, लेक्स में मिलेगा, वाटर वेपर के फॉर्म में मिलेगा. ठीक है. बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है ये फ्रेंड्स. वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ. अर्थ में ना ही कभी पानी ज़्यादा बढ़ भी नहीं सकता है, ना ही हम लोग उसे बढ़ा सकते. पानी कभी बढ़ेगा नहीं और ना ही कभी घटेगा. अच्छा, फ्रॉम द अर्थ इट्स वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट. कहने का मतलब है कि उसका जो वॉल्यूम है वो है कांस्टेंट रहता है. अब its abundance only seems to vary because its constant motion cycling through the oceans, the air, land and back and again through the process of evaporation, precipitation and runoff. This is referred as the water cycle. वाटर साइकिल जानते हो ना फ्रेंड्स? वाटर साइकिल क्या होता है? वाटर साइकिल होता है ना कि जब पानी आया नीचे, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से वाटर साइकिल समझा दूंगी, ज़िंदगी भर याद रहेगा. देखिए क्या होता है, सूरज की रोशनी और बादल लेंगे, इसमें दो काम आएगी, सूरज की रोशनी और बादल. अब बादल से पानी नीचे गिरी, बादल से पानी नीचे गिरी और ये पानी सूख गई विद द हेल्प ऑफ सन. सन उसे सुखा दिया और फिर वो एवोपरेट होके चल गया ऊपर. ऊपर चलने के बाद फिर वो प्रेसिपिटेशन, वो फिर से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर लेक्स में ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो कहाँ जाएगा? रिवर्स में जाएगा, ओशन में. फिर वहाँ से इवोपरेशन होगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर. ऐसे ये साइकिल एक चक्र बना दिया भाई, ये तो एक साइकिल बना दिया. साइकिल मीन्स कि हम लोग चलाते हैं साइकिल को तो वो एक चक्का बार बार चलते रहता है, वही चक्का ऐसे चलते रहेगा. तो एक साइकिल बना दिया भाई, वाटर ने अपना एक साइकिल बना दिया, हम लोग ने नाम दे दिया वाटर साइकिल. ये अपना जब साइकिल ही बना लिया तो हम लोग इसे नाम क्या देंगे? वाटर साइकिल देंगे. अब प्रॉब्लम्स फेस करिए भाई. प्रॉब्लम्स कैसे फेस करें? तो प्रॉब्लम्स को, वाटर अवेलेबिलिटी के प्रॉब्लम्स को हम लोग देख सकते हैं, देखेंगे. चलिए अब हम लोग देखते हैं. वाटर शॉर्टेज मे बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन इन कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. कभी कभी वाटर कंटामिनेटेड भी हो जाता है, इसके कारण प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं. हम लोग वेस्ट करते हैं ना वाटर को. बताइए वाटर को कितने कितने लोग वेस्ट करते हैं? कोई तो बताएगा नहीं. अगर मैं बोलूँगी कमेंट में करो तो कोई बताएगा नहीं, क्योंकि कौन बताने वाला है अपना गलती, है ना. तो वाटर को वेस्ट नहीं करना है. डू नॉट वेस्ट द वाटर. कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. हम लोग वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करेंगे? अब वेस्ट करते जा रहे हो, अब लोग कंजर्व कैसे करेंगे? अब लोग एक तरफ से वेस्ट कर रहे हो, एक तरफ से कंजर्व कर रहे हो. ना ही कंजर्व करने में फ़ायदा, ना ही वेस्ट करने में फ़ायदा. ठीक है. फॉरेस्ट और बहुत सारे अदर वेजिटेशन जो है ना वो कवर स्लो सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर. ठीक है. अब देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ना अनदर मेथड है. ठीक है, अनदर मेथड है. अब हम लोग को लग रहा है ना कि फ्यूचर में ये करना ही होगा, फ्यूचर में करना ही होगा ना, क्योंकि आप लोग वेस्ट किए जा रहे हो, वाटर को वेस्ट किए जा रहे हो, तो फ्यूचर में ऑब्वियसली करना ही होगा. तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? इसमें कुछ नहीं, ग्राउंड को डगअप किया जाता है. इस तरीके से मैं आपको इमेजेस बहुत अच्छे तरीके से बना के समझाऊंगी. जैसे कि ग्राउंड है और उसको खोद के ऐसे बना दिया,
अब जब भी बारिश आएगी ये पानी इसमें चल जाएगी, जब भी बारिश आएगी इसमें पानी चल जाएगी, तो हम लोग को क्या मिल गया, पानी मिल गया। इसी को हम लोग कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। द कैनाल्स यूज फॉर इरिगेटिंग fields should be properly leaned to minimize losses by water seepage। ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दैट। कैनाल समझ गए ना कि कैनाल्स जो है ना इरिगेशन फील्ड को इरिगेशन करने में मदद करता है। अब इरिगेशन क्या है मैं आपको बता दूँ, इरिगेशन क्या है। इरिगेशन पढ़ने के लिए साइंस पे जाओ, क्लास 8 का साइंस है वो पढ़ने। मैं आपको क्लास 8 का साइंस का भी पहला वीडियो बना दी हूँ, पहले चैप्टर का बनाई हूँ, कुछ बचा भी हो सकता है। इरिगेशन का संबंध लेटर, इरिगेशन वाटर, वाटरिंग द क्रॉप्स। वाटरिंग द क्रॉप्स में हम लोग को क्या करना है इरिगेशन में, वाटरिंग द क्रॉप्स। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, इरिगेशन वाटरिंग द क्रॉप्स। क्लियर ऑफ यू। नाउ अब स्प्रिंकलर्स भी यूज़ किए जाते हैं इरिगेशन करने में, छिड़काव। ठीक है, छिड़काव ऐसे कि झरना, छिड़काव बोला जाता है ना, समझी ना। सावर जैसे होता है ना, सावर जो आप नहाते हो जिससे, फ्रेंड्स सावर, सावर जान रहे हो, याद आ रहा है कुछ, सावर जो आपके नहाते हो ना सावर से, तो जस्ट लाइक दिस स्प्रिंकल होता है, उसे छिड़काव इसे कहते हैं, छिड़कना। ठीक है, इन ड्राई इससे बहुत मतलब कि फ़ायदा होता है इरिगेशन में, इससे पानी बहुत बचता है। इसी तरीके का मेथड करना होगा हम लोग को। हाँ, इन ड्राई रीजन्स विद हाई रेट ऑफ एवोपरेशन ड्रिप और ट्रिकल irrigation is very useful. The valuable water resources can therefore be conserved by adopting this means of irrigation. It means मैं कह रही हूँ कि इरिगेशन में जो मैंने आपको बताया स्प्रिंकल्स मैथड्स, दो मैथड्स होते हैं इरिगेशन के जो कि बेस्ट मैथड है। किसके बेस्ट मैथड्स है, किस लिए, वाटर को सेव करने के लिए। मैं यहाँ पे आपको स्टार्टिंग यहाँ से लिख दे रही हूँ, स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकल सिस्टम, और एक है ड्रिप सिस्टम। तो स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, इसमें पानी की छिड़काव होती है, इसमें क्या होती है, पानी की छिड़काव होती है। हम लोग पानी को छिड़कते हैं, वाटर क्रॉप्स में छिड़कते हैं, स्प्रिंकल करते हैं। और ड्रिप सिस्टम में एक एक बूंद डालते हैं प्लांट्स पे, इस पे उसके रूट्स पे डायरेक्ट जाएगी, उसकी पत्तियां ये सब पे नहीं, डायरेक्ट रूट्स पे चल जाएगी, डायरेक्ट इट इज गो ऑन द रूट्स। ठीक है, वो डायरेक्ट रूट्स पे चल जाएगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसी तरीके से कंजर्व करना है ना वाटर को कंजर्व करने के लिए ये इरिगेशन का मेथड फॉलो कीजिए। ये नहीं कि पाइप लिया और पूरा पटा दिया आराम से, इससे क्या होगा, बहुत मतलब कि नुकसान हो सकता है। फ्रेंड्स एक काम करती हूँ, मैं इसी पार्ट में ये चैप्टर को कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि जितना भी घंटा लगे, 1 आवर भी लगेगा, मैं इसी पार्ट में कंप्लीट कर दूँगी, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली पार्ट 2 बना दिया और मैक्सिमम पार्ट 3 बनाती हूँ मैं चैप्टर के। कभी कभी पार्ट 4 बन जाती है, वो अलग बात है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. I am so sorry again friends, the voice of the vehicles are so disturbing. नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, नैरो जोन, जहाँ पे लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमोस्फेयर का कॉन्टैक्शन रहेगा। ठीक है, जहाँ पे लिथोस्फेयर भी रहेगा, अवेलेबल रहेगा, हाइड्रोस्फेयर भी रहेगा, एटमोस्फेयर भी रहेगा, उसे हम लोग बायोस्फेयर कहते हैं। तो हम लोग बायोस्फेयर पे ही सर्वाइव कर पाएंगे, जहाँ पे ज़मीन रहेगा, हवा रहेगा, पानी रहेगा, वहीं ना हम लोग सर्वाइव करेंगे।
In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. This life-supporting system is known as the ecosystem. बायोस्फीयर में क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे से लिंक होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे पे लिंक होते हैं. जैसे मान लो ये है प्लांट, और इस प्लांट को कौन खाया? डियर खाया. डियर को कौन खाया? लायन खाया. तो ये जो तीनों ये कहाँ सर्वाइव करेंगे? ऑब्वियसली बायोस्फीयर में सर्वाइव करेंगे. प्लांट्स भी बायोस्फीयर में सर्वाइव करेंगे. नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पे लिखी है ना, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट. ठीक है, तो प्लांट्स डियर प्लांट्स पे डिपेंड है, लायन डियर पे डिपेंड है. एक दूसरे से ये तीनों लिंक्ड हैं. इसी लिंकिंग सिस्टम को इकोसिस्टम कहते हैं. दिस लिंकिंग सिस्टम इज नॉन एज इकोसिस्टम. नाउ distribution of natural vegetation. The growth of vegetation depends primarily on temperature and moisture. कैसा वेजिटेशन हो रहा है कोई जगह पे, कैसा वेजिटेशन हो रहा है वो किस पे डिपेंड होगा? उस जगह के टेम्परेचर और मॉइस्चर पे डिपेंड होगा. द मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. कितने मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन कौन कौन से हैं वर्ल्ड में? मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशन कौन कौन से हैं? फर्स्ट फॉरेस्ट है. ये जो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स और टुंड्रा वेजिटेशन, ये आप क्लास 7th में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हो. ये चैप्टर 6 है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. ये क्लास 7 जियोग्राफी का चैप्टर 6 है. ठीक है, तो वर्ल्ड में 3 प्रकार के वेजिटेशन होते हैं. 4th मेजर टाइप्स ऑफ वर्ल्ड वेजिटेशन. पहला तो ये वो फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स है, स्क्रब्स है और टुंड्रा वेजिटेशन है. अब इसमें क्या होता है? इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव. द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विथ एरियाज अबुडेंट वाटर सप्लाई. कह रहा है कि जहाँ ज़्यादा पेड़ होगा वहाँ वाटर का सप्लाई ज़्यादा होगा. ये तो आपको पता ही है, यही कह रहा है. एंड एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेस, मॉइस्चर का अमाउंट डिक्रीज होगा तो साइज ट्रीज के भी डिक्रीज होंगे, डेंसिटी भी घटेगी. शॉर्ट stunted trees and grasses grow in the region of moderate rainfall, forming the grasslands in the world. जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा नहीं होती है वहाँ पे ग्रासलैंड्स आते हैं. वहाँ पे क्या है, कौन से वेजिटेशन होगा? वहाँ पे ग्रासलैंड्स का वेजिटेशन होगा. और ये कितने मीटर लॉन्ग रहते हैं? ये 2 to 3 मीटर लॉन्ग रहते हैं ग्रासलैंड्स. ओके, थॉर्नी सर्ब्स एंड स्क्रब्स कहाँ ग्रो करते हैं? जहाँ बहुत लो रेनफॉल होती है. अधिकतर वो कभी कभी जाती है लेकिन अधिकतर नहीं होती है. ड्राई एरियाज होते हैं, उस जगह में स्क्रब्स और स्कर्ब पाए जाएंगे. इस सच एरियाज प्लांट्स, और इस एरियाज में क्या होगा? ड्राई रीजन्स में क्या होगा? उनके डीप रूट्स होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि नीचे अगर रेनफॉल नहीं होगा तो इट मीन्स कि पानी, ग्राउंड के वाटर बहुत नीचे होगा, तो इसके लिए उनको डीप रूट्स भी तो चाहिए ना. टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कंपोजेस ऑफ. अब टुंड्रा वेजिटेशन जो कोल्ड पोलर रीजन में होता है, टुंड्रा वेजिटेशन वो क्या कंप्राइजेस करता है? मॉजेस एंड लिचन्स को कंप्राइज करता है. बस फ्रेंड्स, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल है. सबका कंजर्वेशन देखिए तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का भी तो कंजर्वेशन देखेंगे ना. चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस can cause the loss of natural habits for the plants and animals. Yes, बहुत सारे स्पीसीज जो है ना वो वल्नरेबल और इंडेंजर्ड होने वाले हैं, मतलब कि वो ख़त्म होने पर संभावना में है. ठीक है, क्योंकि हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर दे रहे हैं ना, और फॉरेस्ट को काट दे रहे हैं और फॉरेस्ट पे ही तो रहते हैं. और हम लोग एनिमल्स को भी हंट कर दे रहे हैं. फॉरेस्ट में एक तो एनिमल रहते हैं और रहते भी हैं, और डिफॉरेस्टेशन भी कर रहे हैं, और जितने बचे भी एनिमल उसे भी मार दे रहे हैं, तो एक्सटेंट हो सकते हैं. ओके, पोचिंग रिजल्ट्स. हाँ, तो अभी मैंने बताया पोचिंग करते हैं. तो इसके लिए हम लोग को क्या बनाना चाहिए? इसके लिए हम लोग नेशनल पार्क्स बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं. ये सारे क्या है? इसमें ना है कि इसमें इकोसिस्टम मिलेगा, फुल एंड फाइनल मिलेगा. वो जैसा लाइफ जीते हैं वो मिलेगा. इस एरियाज़ में वो प्रोटेक्टेड रहेंगे. ग्लोबल नेटवर्क रहती है, उन दोनों से सबके बीच में ये रहता है, इंटरलिंक रहते हैं एक दूसरे पे.
Awareness programs like social forestry and One Mahotsav should be encouraged at the regional and community level. रीजनल और कम्युनिटी लेवल पे हम लोग को वन महोत्सव, सोशल फॉरेस्ट्री ये सब बनाना चाहिए और अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग को अवेयर करना चाहिए लोगों को इसके बारे में, वन के बारे में। स्कूल चिल्ड्रन को भी ये सारे ध्यान करने चाहिए, इनकरेज करने चाहिए। बर्ड की ध्यान को देखना चाहिए कि कोई उसे कर नहीं रहा है, परेशान तो नहीं कर रहा। बहुत से स्पीसीज़ के बारे में ध्यान रखना चाहिए। बहुत से कंट्रीज़ जो है ना वो लॉ पास किए हैं कि जो भी किल करेगा बर्ड एनिमल्स को तो उन्हें मतलब की सज़ा दी जाएगी। एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड, हम लोग को साइट्स इस्टेब्लिश किया गया है। सेवरल स्पीसीज एनिमल्स की सेवरल स्पीसीज ये साइट्स इस्टेब्लिश किया है एंड बर्ड्स की ये भी इस्टेब्लिश किया है। किस लिए इस्टेब्लिश किया है? प्रोहिबिटेड करने के लिए। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसके बीच में गवर्नमेंट्स के बीच में, और इसमें क्या है, इसमें एम है कि हम लोग इंश्योर कर सकें कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स, ज़्यादा से प्लांट्स को बचाएं, ज़्यादा से एनिमल और प्लांट्स को बचाएं और उन्हें थ्रेटन होने से, इंडेंजर्ड होने से रोके, एक्सटिंक्ट होने से रोके। अब स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज और एक्सटिंक्ट स्पीसीज इसमें आए हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज उन्हें कहते हैं जो ख़त्म होने की संभावना में है, और एक्सटिंक्ट स्पीसीज उसे कहते हैं जो ख़त्म हो चुके हैं, और इसमें होने वाले हैं और इसमें हो चुके हैं। तो आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू पीपल। तो ये है हमारा नोट्स को लिख लीजिएगा, इसे लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा फ्रेंड्स? सब्सक्राइब करने से you will get all the notification from my channel, and bye bye friends, take care, bye bye, love you all, bye bye.